करता हूं आज आप सभी का इस शानदार, मजेदार और दमदार क्लास में, जिसमें आज हम सभी लोग प्यारे बच्चों सीखेंगे फिजिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम सभी ने बात की थी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में और थोड़ी बहुत चर्चा हमने वैद्युत धारा के बारे में भी की थी। आपको इलेक्ट्रिक सेल का मैंने इतिहास इसलिए बताया ताकि ये आप जान सकें कि वास्तव में हिस्ट्री में रिसर्च कहां से कैसे कैसे शुरू हुई और किन तथ्यों पर मजबूती पाई गई, किन तथ्यों को बाद में खंडन किया गया। सर वैज्ञानिक वोल्टा के क्या निष्कर्ष थे, वैज्ञानिक लुईगिस जी ने क्या अपने प्रयोग किए, तो इन सभी बातों के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो बच्चों इन सभी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करना शुरू किया है, तो थोड़ा सा पहले छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना है, फिर आगे हमें इसमें भी बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं, किरचॉफ का नियम पढ़ना है, सेलों का संयोजन पढ़ना है। तो इन सभी बातों को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर लेंथी टॉपिक आ जाते हैं। पहले छोटे छोटे टॉपिक है। अभी अनुगमन वेग भी पढ़ना है, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर वैद्युत धारा, धारा घनत्व किसे कहते हैं, वैद्युत चालन किसे कहते हैं, माध्य मुक्त पथ क्या होता है और श्रांति काल क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी डिफिनीशन है, कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठ जाइएगा ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लगे तो वो आप नोट भी कर सके। तो वेलकम है प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए। मेरे सभी शेर श्रेणियां जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है, जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। भाई जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को पहली भी क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई थी और आप सभी बखूबी बेहद अच्छे तरीके से साथ निभा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करूं कि भाई चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 प्यारे बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। कितने पढ़ने हैं टोटल? तो 15 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब हम लोग तीसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं और अभी ये मार्च का महीना चल रहा है बच्चों, मार्च का महीना चल रहा है, जिसमें होली भी होनी है ना, होली के रंग भी आने हैं। तो मार्च महीने में हम लोग तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं और लगभग मार्च के एंड में इसे खत्म भी कर देंगे। बोलो, 10 जनवरी से पढ़ाना शुरू हुआ था, जिसमें कुछ बेसिक क्लासेस से लेकर के हम लोगों ने सिलेबस बता करके आपको पढ़ाना शुरू किया था। बहुत सारी छुट्टियां बीच में भी रही, लेकिन सोचो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो अभी भी कोर्स को नहीं शुरू कर पाए हैं। हम किस दावे के साथ कह सकते हैं आप कितना, 1 घंटे तो हम भी गला फाड़ रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा हम भी गला फाड़ रहे हैं, हम भी कंटेंट को बता रहे हैं, हम भी एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का भरोसा कर रहे हैं, वो चाहे न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो, डेरिवेशन हो, एक से एक अच्छा तरीका लाने का पूरा प्रयास रहता है। और नो डाउट बहुत अच्छा अलग रहा भी है, डिफरेंट रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट पे भरोसा रखते हैं और कई सालों का एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। और कई सालों का एक्सपीरियंस नहीं, दिन रात की मेहनत जुड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि 1-2 बार पढ़ लिया अरे वो तो वही पढ़ाना है, नहीं, बहुत चीजें, बायोग्राफीज हो, एक एक साइंटिस्ट की फिजिक्स के लिए जितना त्याग कर सकूं उतना ही कम है। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है और इसीलिए मैं इंटरेस्ट की वजह से फिजिक्स को पढ़ाता हूं, ठीक है, ये चीजें हैं। तो अगर अभी हम लोग मार्च महीने में 3 सब्जेक्ट को, 3 चैप्टर को कवर कर ले रहे हैं, तो अप्रैल में फिर जहां पर छुट्टियां भी नहीं होती बच्चों, क्या अप्रैल में और जून, इनमें सब क्या है, छुट्टियां भी नहीं होती, जून जुलाई, फिर आगे थोड़ा सा नवरात्रि पर्व जब आने लगता है तो फिर छुट्टियां शुरू हो जाती है, नवरात्रि, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, फिर उधर छुट्टियां बहुत होती हैं अक्टूबर नवंबर में। लेकिन जुलाई अगस्त तक हमारे पास बहुत अच्छा टाइम होगा जिसमें हम 15 चैप्टर कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। बच्चों अक्टूबर तक हमारी कोशिश होगी, ठीक है, अक्टूबर तक कोशिश होगी बहुत अच्छे तरीके से, एकदम मारामार जैसे आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो। कल मैंने केवल और केवल वैद्युत सेल के इतिहास, हिस्ट्री को बताया और उसमें 1 घंटे की क्लास आप सभी की कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से गई, ठीक है, बहुत अच्छा, जिसमें हम कमेंट भी बहुत कम पढ़ते हैं, आपको पता ही, हम कमेंट बहुत कम फोकस करते हैं। बीच में एक आधा कमेंट पढ़ लिया किसी का, बच्चे का, वो उसकी किस्मत है ना। कमेंट पढ़ने पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए ना, आप सबकी डिमांड होनी चाहिए। वैसे आप सभी प्यारे बच्चे हैं और आप सभी एक डिमांड किया कर, सर मेरा कमेंट पढ़ लीजिए। जहां डाउट होता है तो पढ़ते हैं कि ये बच्चे का डाउट है, चलो पढ़ लेते हैं, बाकी हर समय तो पढ़ा नहीं जा सकता, ये संभव नहीं, क्योंकि क्लास में पढ़ाना ज्यादा जरूरी होता है। तो प्यारे बच्चों अक्टूबर तक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कोर्स को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर अक्टूबर से चलेंगे रिवीजन, ठीक है, अक्टूबर से चलेगा रिवीजन। और रिवीजन का प्यारे बच्चों पता ही है बहुत बड़ा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। और जब हम लोग रिवीजन करेंगे बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों का होगा, किसी का तीसरा चैप्टर, बहुत सारे लेक्चर छूट गया होगा कि सर लाइव नहीं पढ़ पाए थे, रिकॉर्डेड पढ़े थे, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अभी भी अधूरे हैं। किसी का 7 नंबर चैप्टर में कुछ चीजें छूट जाएंगी, नहीं सर समझ में आया। तो रिवीजन हम लोगों के पास, क्योंकि आपका फरवरी में एग्जाम होगा, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर जनवरी और अक्टूबर लास्ट नहीं, सितंबर के आसपास और अक्टूबर मिड में ही कोर्स खत्म करेंगे। अर्थात 3 से प्यारे बच्चों 4 महीने के बीच हमारे पास फिर समय होगा, जिसमें से मैं 2 महीने फिर एक तरफ से रिवीजन कराऊंगा, एक तरफ से रिवीजन, फिर 1 महीने 2 महीने मतलब रिवीजन एक तरफ से, और उसी में आपके क्वेश्चन बैंक को सॉल्यूशन कराते रहेंगे, उसी में आपके ऑब्जेक्टिव करवाते रहेंगे, उसी में आपके सब्जेक्टिव करवाते रहेंगे। ये सारे टीचर्स का ऐसे ही वर्क रहेगा, तो सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी।
बात समझ में आ रही? और फिर लास्ट के 1 मंथ, अरे रिवीजन नहीं, फिर तो 95 प्लस ऐसे आएगा ना कि इतने ऑब्जेक्टिव, इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बैंक ला करके वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं जैसा आपको, क्योंकि फिर हमें 1 महीने सिर्फ एग्जाम को फोकस करना है। अभी हम लोग ज्ञान को भी अपने बढ़ा रहे हैं, नॉलेज को भी अपना बढ़ाना चाहते हैं ना, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। ऐसा नहीं कि सर विद्युत सेल पढ़ाइए जल्दी, ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि लुईगी ने इनके खोज की थी कि नहीं खोज की थी, है ना। तो ये तरीका गलत है बच्चों, और इससे आपकी कभी भी जीवन में वृद्धि नहीं होने वाली है, जान लीजिए। बिना ज्ञान के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, है ना। ज्ञान बहुत ज्यादा आवश्यक है। बात रही परीक्षा परिणाम अच्छा आने की, तो हमारे पास वो समय होगा, इसी ज्ञान पूरे भंडार में एक छोटा सा कंक्लूजन 1 महीने में निकाला जा सकता है। तो उस 1 महीने में हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमें केवल एग्जाम को फोकस करना। अभी से सर ये तो नहीं पूछा जाता, सर वो तो नहीं पूछा जाता, सर ये हटा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों समझनी होती है। एक टीचर के होने के नाते, आपके बड़े भाई होने के नाते मुझे भी पता है, और ये अनुभव मैंने किया है खुद से, और कोई भी समझदार अध्यापक होगा, टीचर होगा, वो यही बताएगा कि हाँ भाई ज्ञान ज्यादा आवश्यक है। ज्ञान लीजिए, मतलब इकट्ठा कीजिए, अपने माइंड में स्टोर रखिए, उसकी जरूरत आपको पढ़नी ही वाली है, कहीं ना कहीं आपका उपयोग होगा ही। तो बच्चों इस बात को आप ध्यान में रखें। मार्च चल रहा है, आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, और जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कई सारी बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात इतनी समझ गए? तो क्लास को अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्लास को आगे हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। भाई सभी का वेलकम है, बहुत बहुत आभार आप सभी के प्रेम और स्नेह को बनाए रखने के लिए। मैं भी आप सभी के इरादों को मजबूत करने के लिए दिन ब दिन मेहनत करने की कोशिश करता हूं, और अधिक मेहनत कर सकूं। अगर आप लोग दिन में, रात में प्यारे बच्चों 11-12 बजे तक पढ़ते हैं, तो आपके आनंद सर भी 12-1 बजे तक पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। पढ़ने का मतलब है मेरी भी कुछ चल रही है प्रिपरेशन, फिजिक्स से रिलेटेड ही कुछ रिसर्च चल रही है, तो उनके वजह से काम करना पड़ता है, आपको सभी को पता है ना, काम करना पड़ता है। आप रिसर्च का मतलब ये नहीं कहना सर आप साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं, पीएचडी करने के लिए रिसर्च पेपर बनाना होता है, तो उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहीं से अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकूं। फिलहाल अभी कोशिश चलेगी, लेकिन ये पढ़ाना आपका नहीं छूटेगा, ये तो पीएचडी में होता है, आप ऑनलाइन के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आप सभी से हम भी कभी बात करेंगे और सभी टॉपिक पर। चलो अच्छा, चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस पर प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस। कोई कमेंट अभी इस बात पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग कमेंट ऑफ कर दीजिए, और सिर्फ फोकस करेंगे तो किस चीज पर? करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा पर जो अभी तक बातें हुई हैं उन पर डिस्कस करेंगे। आप सभी को कल विद्युत सेल के बारे में पढ़ाया गया था, वैद्युत धारा के बारे में भी बताया गया था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। सर लुईगी जी ने क्या किया था? सर लुईगी जी ने वैद्युत सेल को सबसे पहले, वैद्युत धारा को मेढक के पैरों के बीच, मेढक के पैरों के बीच धातु की छड़ रख करके, धातु की छड़ रखकर धारा प्रवाहित की थी। बोलो यस और नो? धारा प्रवाहित की थी, जिसे उन्होंने क्या कहा था? पशु बिजली कहा था। क्या कहा था? पशु बिजली का सिद्धांत कहा था। पशु बिजली का सिद्धांत, जिसे बाद में वैज्ञानिक वोल्टा ने खंडन किया था। ये कब किया था? तो 1797-98 के बीच में, ठीक है, रिसर्च की थी। फिर उसके बाद 1800 ईस्वी में कौन सर थे? वैज्ञानिक वोल्टा जी ने। वोल्टा, उन्होंने क्या किया था? वैद्युत सेल का निर्माण किया था धातु की प्लेटों को लेकर के, ठीक है, वैद्युत सेल का निर्माण किया था। वैद्युत सेल का काम क्या होता है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया को वैद्युत सेल कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इन्होंने इस बात का खंडन किया कि पशु के अंदर बिजली नहीं है, बल्कि उस धातु में बिजली उत्पन्न करने का गुण है, जो धातु इसके मेढक के पैरों के बीच में रखी गई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वैज्ञानिक वोल्टा जी ने। फिर आपको बताया गया था 1831 में फैराडे सर ने भी वैद्युत धारा प्रवाहित की थी। किस विधि से? तो एक कुंडली बना करके बीच में चुंबक को फेंका, तो उससे विद्युत धारा बनी थी, ठीक है। तो उस सिद्धांत का नाम था चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित की थी। चुंबकीय प्रेरण के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित की थी प्यारे बच्चों। किसने? फैराडे सर ने। तो ये कौन सी धारा थी? ये थी प्रत्यावर्ती धारा। धारा अगर पूछ ले तो ये कौन सी थी? प्रत्यावर्ती धारा था। अभी इस पर हम लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, अभी इस पर परेशान नहीं होना। सब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट, बहुत चीजें बताएंगे। एसी करंट उसे बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, जो वैद्युत सेल से धारा प्रवाहित होती है, जिसे वैज्ञानिक वोल्टा ने प्रवाहित किया था, उसे डीसी करंट बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। दिष्ट धारा हमें करंट नहीं मारती है, जो बैटरी से उत्पन्न होती है ना, वो हमें करंट नहीं मारती, क्योंकि वो वन वे में चलती है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, वो ऊपर नीचे लाइक एज नागिन डांस चलती है। उन्हें प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, या अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट, एसी। बात समझ गए? इतनी बातें आपको क्लियर है क्या? मतलब जो मैंने कल थोड़ा बहुत आपको बताया था, उन सभी बातों को मैंने रिवाइज किया है, ठीक है। फिर वैद्युत धारा के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। वैद्युत धारा के बारे में आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। वैद्युत धारा के बारे में कौन बच्चा नहीं जानता? सभी बच्चे एक एक चीज इससे
वाकिफ हैं, है ना। वैद्युत धारा क्या होती है, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। एक बच्चे को रटा हुआ है। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसके फार्मूले के बारे में बात आती है तो आप लोग कहते हैं सर I बराबर Q अपान में T होता है। कल मैंने ये चीज सिखाई भी थी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत हमें भी नहीं है, क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं पूरी ईमानदारी से। और एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें, अगर नहीं छोटी छोटी बातें आती हैं तो आपको मतलब आपने बहुत लापरवाही की है अपने 10th में, अपने 9th में, अपने 8th क्लास में, आपने ध्यान ही नहीं दिया इन बातों के ऊपर। और फिर मैं उन क्लासेस को लेकर के दोबारा तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, बल्कि ये छोटी छोटी बातें ही है, वो बताई ही जा रही है ना। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे तो इतने लापरवाह हैं कि पिछली क्लासेस भी अभी छोड़ के बैठे हैं। लेकिन अगर वो तीसरे क्लास से एडमिशन लिए हैं तो परेशान इस बात से ना हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 क्लासें इधर करते रहें। अब जैसे संडे आएगा तो पीछे की क्लासें रिवाइज करिए, क्योंकि रिवाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं कि 95+ लाने का, तो हम ऐसे थोड़ी लेकर के आएंगे ना, ऐसे हम आपको दिलवा पाएंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे। और जो तरीका अपना बताएंगे, अगर जो बच्चा फॉलो करेगा, जो बच्चा फॉलो करेगा उसे निश्चित रूप से कहते हैं 100%। की मैं बात कहता हूं 99.9% कीटाणु मारता डिटॉल, लेकिन मैं बात करता हूं 100% की आपको, ठीक है, 100% की फिर मैं गारंटी देता हूं अगर इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो। और नहीं फॉलो करोगे तो इसमें क्या, मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, ठीक है। अच्छा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q अपान में T, ये चीज पता है। ये कैसी राशि प्यारे बच्चों, अच्छा इसी से मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक क्या होगा, तो कूलाम प्रति सेकंड, मात्रक क्या निकलेगा, कूलाम प्रति सेकंड। इसका SI मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, तो MKS मात्रक हो गया। SI मात्रक बच्चों होता है, SI मात्रक होता है क्या, SI मात्रक होता है एम्पियर। एक एक बच्चे को रटा हुआ, ये मस्तिष्क में भरी होगी ये चीज, एम्पियर होता है, ठीक है। इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या होगी, विमा होगी इसकी Q का AT और ये T, सॉरी ये तो मूल भौतिक राशि है ना, तो मूल भौतिक राशि की विमा वैद्युत धारा का एम्पियर, जो कि A से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। यह कैसी राशि है बच्चों, यह कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, कई बच्चे इसमें भी आज तक कंफ्यूज हैं। यह एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती, हालांकि दिखाया जाता है। कोई परिपथ बच्चों जब बनाया जाता है, ऐसे इस प्रकार से परिपथ बनाया गया तो इसमें यह दिखाया जाता है कि यह धारा वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही, पर दिशा नहीं होती, वो दिशा बताने के लिए नहीं है, ठीक है, वो सदिश राशि नहीं है। क्योंकि होता क्या है बच्चों, होता क्या है, मान लो ये करंट जो है इस तरह से, और दूसरी करंट बच्चों इस प्रकार से देखिए बना रहे हैं। मान लो 2 करंट इस प्रकार से आ रही हैं, इस प्रकार से 2 करंट जुड़ रही हैं एक जगह, ठीक है, 2 करंट, सॉरी इस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा। मान लो एक में आ रही है I1 धारा जो है वो है 2 एम्पियर, ठीक है, और एक में धारा आ रही है 4 एम्पियर, ठीक, ये I2 बराबर है। 2 धाराएं इस दिशा में आ रही हैं। अब यहां पर जो जुड़ रही हैं उनके बीच एंगल थीटा है, और थीटा बराबर मान लो 30 डिग्री है। तो आपको पता है 2 सदिशों का गुणनफल का परिणामी, अब मैं यहां पर लिखूंगा नहीं, बस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2 सदिशों के परिणामी जोड़ने के लिए R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B जो होता है, उसमें यही लिखते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा अंडर रूट में, है ना। तो वो कॉस थीटा जो आता है वो थीटा यही है। और फिर जब थीटा रख के वैल्यू हल करोगे ना तो अलग अलग वैल्यू आएंगी। ये नहीं आएगा कि 4 और 2 को जोड़ दो तो 6 आ जाएगा, नहीं। लेकिन अदिश राशियों में यही होता है, क्योंकि अदिश राशियां बीजगणितीय योग को पालन करती हैं और सदिश राशियां सदिश योग का पालन करती हैं। तो बीजगणितीय योग क्या होता है, x बराबर A प्लस B, मतलब जितना है उतना जोड़ दो, अर्थात 4 और 2 जोड़ दो तो कितना आएगा यहाँ पर 6 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों हुआ क्या कि वैद्युत धारा में यह पाया गया कि इधर से 2 वैद्युत धारा अलग अलग एंगल से भी धाराएं अगर आ रही हैं तो वो जब एक जगह पर जुड़ती हैं तो उनके कोण किस कोण से आ रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अदिश राशियां हैं। इसी वजह से प्यारे बच्चों 6 एम्पियर टोटल इनका जो मान है 4-2 जोड़ के वो 6 एम्पियर वैद्युत धारा का मान प्राप्त होता है। वैद्युत धारा यहाँ पर वही प्राप्त होगी, इसलिए ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। आप तो नहीं भूलोगे क्या, आप ये चीज समझ गए अदिश राशि क्यों है, क्या आप तो ये भूल गए। सदिश राशियों में ऐसा नहीं होता है। सदिश राशियों में एक फोर्स इधर से आ रही है, F1 है 6 न्यूटन, ठीक है, और इधर से प्यारे बच्चों इधर से गई एक दूसरा फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है F2 बराबर 3 न्यूटन। तो इनके बीच में एंगल थीटा, तो ये नहीं कह देंगे कि आगे यहाँ पर फोर्स जो है F बराबर वो 9 न्यूटन है, वो नहीं होगा। ये यहाँ पर होगा सदिश योग से, जो कि अंडर रूट में ये निकलेगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2A, सॉरी A तो A का मतलब 6, 2 गुणे 6 गुणे 3 गुणे कॉस थीटा जो भी हो, मान लो 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री रख के हल करेंगे तो पक्का कम आएगा वैल्यू। ये नहीं आएगा कि 6 और 3 जोड़ो तो 9 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि वैद्युत बल बोलो या ऐसे नॉर्मल बोलो, वो कितनी, वो सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो वो सदिश राशियों में ऐसा होता है, ठीक है। अदिश राशियों में बीजगणितीय होता है। सीधे I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 जो कि जोड़ेंगे 2 प्लस 4 बराबर कितना, तो 6 एम्पियर बच्चों।
क्या होगा 6 एम्पियर। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देती हैं, इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है, कभी कभी आप इन बातों में कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, क्या ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई? ठीक है, बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। ये पार्ट आप लोग याद कर सकते हो, वैसे बता दिया मैंने एक हिंट के लिए। ठीक, बाकी आप ये चीजें आप याद रखिए। ठीक है, ये चीज याद रखिए क्योंकि इनमें क्या होता है प्यारे बच्चों, बीज गणितीय योग होता है। क्या होता है? बीज गणितीय योग। किसमें? अदिश राशियों में। किसमें होता है? तो अदिश राशियों में। अदिश राशियों में क्या होता है? तो बीज गणितीय योग होता है। और सदिश राशियों में, सदिश राशियों में, सदिश राशियों में क्या होता है? सदिश योग होता है। क्या होता है? सदिश योग होता है। ये याद रखिएगा, सदिश राशियों में सदिश योग, अदिश राशियों में बीजगणितीय योग। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज और, वैद्युत धारा पढ़ चुके, वैद्युत धारा प्रवाह की दर को वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जब तक विद्युत विभवांतर चालक के सिरों पर जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि जब विभवांतर होगा ना तभी आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, तभी होगा, तभी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप सभी लोग याद रखें कि मैं ये वाला बना दे रहा हूं भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जब चालक के जब 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 चालक के सिरों पर जब चालक के सिरों पर विभवांतर होगा, विभवांतर होगा, वैद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी, वैद्युत धारा तभी प्रभावित होगी, वैद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी अगर समान विभव है, इस सिरे पर भी समान विभव, इस सिरे पर भी समान विभव, मान लो ये चालक है और इसके इस सिरे पर भी वही वोल्टेज लगा हुआ है और इस सिरे पर भी वही वोल्टेज, तो इस चालक में धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि आवेश का स्थानांतरण नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि वैद्युत धारा की जो दिशा होती है ना, वो ऋण आवेशों के विपरीत होती है। ऋण आवेश वाहक मतलब इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में दौड़ते हैं ना, उसके विपरीत दिशा में होती है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए कि वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा है अदिश राशि, लेकिन दिशा का मतलब अब ये नहीं समझना कि सदिश राशि है। इस बात को याद रखना, वैद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश वाहकों की, ऋणावेश वाहकों मतलब होता है ले जाने वाला, ऋणावेश वाहकों की विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। या ये भी कह सकते हो कि धनावेश वाहकों की दिशा में होती है। भाई ऋणावेश के विपरीत तो धनावेश के समानार्थी होगी, मतलब उसी के दिशा में उसकी दिशा होगी वैद्युत धारा की दिशा। वैद्युत धारा की दिशा को इस प्रकार से रिप्रेजेंट दिखाया जाता है अदिश राशि, ये याद रखिएगा। ठीक है, बस अब आपका ये कल से टॉपिक इतना तक पढ़ाया गया था, लेकिन उसके आगे हमने बहुत सारी आज बात कर ली है, दिशा से संबंधित बहुत सारी चीजें आज बात कर ली है। अब आगे बात कर लेते हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। सर ये क्या होता है? करंट डेंसिटी क्या होता है? धारा घनत्व क्या होता है? मतलब ये चालक है प्यारे बच्चों, और चालक का जितनी मोटाई होती है तो उसकी जो गोलाई होती है ना, वो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार देखे हो, तार जितना मोटा होगा, पतला होता है, तो जो जितनी गोलाई होती है उस तार की, ठीक है, मोटाई, तो उसका जो काट दो तो सामने गोल गोल दिखेगा, भले पतला हो, बहुत मोटा तार हो। अब जो घरों में ऊपर आपके सड़कों पे तार दिखते हैं उनका तो बहुत मोटा वायर होता है, तो उनका क्या होगा बच्चों, यहां पर हम देखेंगे कि वो गोल गोल दिखेगा, तो वो जो होगा वो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और उसी धारा तो इसी में दौड़ रही है, तो उसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत जितनी धारा होगी किसी बिंदु पर उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की दिशा सामने की ओर है, और उसी के लंबवत जितनी ही वैद्युत धारा के जो मान होगा वही धारा घनत्व होगा। फिलहाल अभी नहीं समझो, घबराओ नहीं भाई, यार नहीं समझ में आया सर, है ना, ऐसे ही आप लोग सीरियल आते हैं ना, नहीं समझ में आया, समझ में आ जाएगा। देखो समझो, धारा घनत्व क्या है कि किसी भी चालक के किसी बिंदु पर जो धारा घनत्व होता है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है वो होता है J बराबर I अपान में A। ठीक है, J बराबर I अपान में A। तो इसका हम सूत्र लिख के बता दे रहे हैं। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A से, इस क्षेत्रफल A के परितः, क्षेत्रफल A से, ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफल A से, ध्यान समझिएगा, किसी लिखा हुआ, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, अभी परिभाषा नहीं है, ध्यान समझिएगा, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा I हो तो
आई हो तो धारा घनत्व, हो तो धारा घनत्व। तो धारा घनत्व प्यारे बच्चों क्या होता है उसका हम सूत्र लिख के बता रहे हैं। धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जे से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं भाई? तो जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जे बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया आई अपान में ए, आई अपान में ए, यही हो जाता है धारा घनत्व का सूत्र। अभी परिभाषा नहीं बनी, अभी परिभाषा नहीं बनी, ये तो प्रायोगिक रूप से देखा गया कि ये सूत्र निकलता है। अच्छा, परिभाषा क्या होती है? आपको इसको एक मान लो, अगर आप ए को एक मान लो तो परिभाषा कौन बच्चा बता सकता है? परिभाषा कौन बच्चा ए को मान करके अच्छे से बता सकता है? जल्दी से बताओ। ए को एक मान करके आप परिभाषा बना लीजिए। बताइए भाई, बना लोगे खुद से? मैंने कई बार बताया है और बहुत सारी ऐसे परिभाषाएं बनी है, जैसे विद्युत चालक संधारित्र की धारिता की थी C बराबर Q अपान में V। याद करिए, वहां भी बताया गया था किसी चालक में, किसी वस्तु में 1 वोल्ट की विभव वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को वैद्युत धारिता कहते हैं। इस तरह की परिभाषा बनाना खुद से सीखा करो बच्चों। मैंने इसकी परिभाषा बनाना क्या बताया था? इसको एक मान लो V बराबर 1, जब V बराबर 1 रखेंगे इसी में तो C बराबर क्या बनेगा? Q। हम क्या बनाना चाह रहे हैं? धारिता की परिभाषा बताना चाह रहे हैं। तो धारिता की परिभाषा आप देखो, C बराबर के Q आ गया, तो हम ये कहेंगे कि किसी भी चालक में, किसी भी वस्तु में 1 वोल्ट विभव वृद्धि, क्योंकि V को 1 मान लिया है, 1 वोल्ट विभव की वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को वस्तु की धारिता कहते हैं, वस्तु की धारिता कहते हैं। भाई Q बराबर ही C है ना, हो गया। आवश्यक आवेश की मात्रा को आवश्यक आवेश की मात्रा को वस्तु की धारिता कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। और यहां पर V को 1 माना है, क्या उसको तो बोले ही हो आपकी किसी वस्तु में 1 वोल्ट विभव वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को उस वस्तु की धारिता कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसको प्यारे बच्चों बनाना है। देखो मैंने कितनी आसान भाषा में इसको बता दिया, सरल भाषा में। ये चीजें मैंने सिखाई हैं आपको, इसको भी बनाओ। यदि ए बराबर क्या मान लो? यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, तब प्यारे बच्चों क्या मिलेगा? J बराबर I। तब J बराबर क्या होगा? I। आप इसको परिभाषित कर लो, J बराबर I है, मतलब जो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी वही धारा घनत्व होगा। लेकिन ये एक क्या है? तो उस चालक के किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल है। वही चीज यहां पर लिख दो, बढ़िया से परिभाषा बन जाएगी। देखो, किसी चालक के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व बताना हो तो किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः, कामा लगा करके, उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्योंकि एकांक मान रहे हो, ए को 1 मान रहे हो, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, ये सब जरूर जोड़ना, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को ध्यान समझना। मैंने क्या लिखा? किसी चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है। ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले क्या लिख सकते हैं? पहले ये लिख चुके हैं धारा घनत्व, अब ये नहीं कहेंगे धारा को धारा घनत्व कहते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। परिभाषा को देखो, मैंने इस प्रकार बनाया, किसी चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व, क्या है धारा घनत्व? तो वो उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है। ये देखो ना, बराबर है, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर है, बराबर होता है। हो गया, यही परिभाषा हो गई इसकी। ये इसकी क्या होगी? परिभाषा होगी बच्चों, किसकी? धारा घनत्व की। ये हो गई धारा घनत्व की परिभाषा। अब अभी कुछ बातें आपको कम समझ में आई होंगी, रिपीट कर दे रहे हैं। धारा घनत्व का मतलब समझते हो? किसी एक बिंदु से थोड़ी बहुत धारा नहीं, मान लो पतला तार है, अच्छा एक देखो, एक बहुत मोटा तार है, एक बहुत छोटा तार है, ध्यान समझिएगा। ये एक मोटा मार्कर है ऐसे, और इसी में एक आगे केवल पतली सी सुई रख दें, तो ये करंट का, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो सुई में भी जाएगी, जब अगर सुई जुड़ी हुई है। क्या आप लोगों ने मोटे तार से पतला तार को जोड़ के देखा है? धारा प्रवाहित तो होगी ही। अब उसमें जब धारा प्रवाहित होगी ना पतले तार में, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि घनत्व ज्यादा हो जाएगा, उसके एक बिंदु से ना बहुत ज्यादा धारा निकलेगी अभिलंबवत।
वही है धारा घनत्व। अर्थात एक जगह खुली खुली धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब मोटा सा वायर है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, बढ़िया खुली है धारा, मतलब धारा घनत्व वहां पर कम है। लेकिन उसी पूरी धारा को एक पतले से वायर में अगर हम प्रवाहित करेंगे तो उस मोटे तार से जब पतले तार में धारा जाएगी तो उसकी धारा घनत्व बढ़ जाएगा, उसका धारा घनत्व बढ़ जाएगा बच्चों। तो उसे ही कहते हैं धारा घनत्व। इसलिए उसको क्या कैसे होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितना अभिलंबवत वैद्युत धारा गुजरेगी ना, उसी के मान को धारा घनत्व कहते हैं। क्या आप बात समझ पाए हो? तो यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है मैंने बता दिया, तार की जो गोलाई होती है, जो उसका गोल गोल जब काट दो तो देखो सामने से पतला पतला आपको गोल दिखेगा, तार की जो मोटाई होगी, तो वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। क्योंकि गोलाकार होता है तो इसलिए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये होता है। तो जितनी उसकी त्रिज्या होगी, बहुत सूक्ष्म त्रिज्या होती है, अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा आई हो तो धारा घनत्व ये होता है। इसका मात्रक बच्चों क्या निकलेगा यहीं पर बता दो, या तो आगे चल देते हैं। मात्रक क्या होगा? मात्रक मात्रक बताइए, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कैसे सर बता दिया? आप रटे हो क्या? नहीं भाई, हम नहीं रटते ना, आपको रटाने का प्रयास करते हैं। जे बराबर आई अपान में, तो आई का मात्रक एम्पियर और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यह कैसी राशि है सर? तो यह बच्चों है सदिश राशि, ठीक है। और इसकी दिशा किधर होती है? तो धारा घनत्व वैद्युत धारा की दिशा में होती है। यह जबकि वैद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व सदिश राशि है, याद रखेंगे। यह प्यारे बच्चों क्या है? यह एक सदिश राशि है, यह एक क्या है? सदिश राशि है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक कई बार पूछ लिया जाता है कि वैद्युत धारा घनत्व सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो आप भूल जाओगे क्योंकि कहोगे धारा तो अदिश राशि सर ने बताया, तो मतलब धारा घनत्व भी अदिश राशि है, गलत कर दोगे। वो होती है क्या? सदिश राशि होती है। तो यह एक सदिश राशि है, ठीक है, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होती है वो मैं बता दे रहा हूं। इसकी दिशा प्यारे बच्चों वैद्युत धारा की दिशा में होती है, इसकी दिशा वैद्युत धारा की दिशा में होती है, इसकी दिशा वैद्युत धारा की दिशा में होती है, वैद्युत धारा की दिशा में होती है, ठीक है, वैद्युत धारा की दिशा में होती है। क्लियर है? अच्छा, अभी एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है, मान लो ये गोल गोल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, ठीक है। अब किसी बिंदु पर आपको धारा घनत्व बताना है, ठीक है, किसी बिंदु पर धारा घनत्व, तो होता क्या है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a की दिशा इस तरफ a, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ, लेकिन वैद्युत धारा की दिशा जो जा रही है ना, कि मान लो इस मार्कर को मोड़ दो बीच से, तो जो मोड़ वाली जगह होगी ना, तो गोल गोल काटेंगे तो गोल जो जब मोड़ की जगह, एकदम मोड़ वाली जगह पर भाई ऐसे एल बना दो, ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे मान लो हम कर दे रहे हैं, यहां से देखो हाथ से। अब यहां पर जब हम काटेंगे ना, तो धारा क्षेत्रफल की दिशा सामने होगी और धारा इधर मुड़ जाएगी, मतलब धारा की दिशा मान लो बदल गई, इस दिशा में हो गई, ये आई की धारा हो गई, आई की दिशा हो गई, और ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई। तो इनके बीच एंगल जब थीटा होता है ना, इनके बीच जब एंगल थीटा होता है, तो हम धारा का क्षेत्रफल की दिशा में क्या लेते हैं? क्षैतिज घटक लेते हैं। और इसका क्षेत्रफल सदिश का धारा की दिशा में कौन सा घटक लेते हैं? क्षैतिज घटक लेते हैं, a cos थीटा। भाई ये वेक्टर है, इसका आधार ये रेखा हो जाएगी, तो a cos थीटा। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, j बराबर होता है i, भाई यहां से देखो क्या बताए हैं, यहां से कहां गया, हाँ बता रहे हैं, अच्छा सूत्र ये लिखा हुआ है, j बराबर आई अपान में, तो j बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, तब इस चित्र से यहां पर चाहे लिख दो, जब धारा विद्युत धारा जब विद्युत धारा तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण थीटा हो। कैसे थीटा बनेगा, कैसी स्थितियां आ सकती हैं वो मैंने बता दिया। अगर तार मुड़ा हुआ होगा तो ये स्थिति बनेगी, और अगर ये स्थिति बनेगी थीटा हो, तब प्यारे बच्चों तब क्या होगा, j बराबर होगा आई अपान में a cos थीटा, ना कि केवल a, इसका क्षैतिज घटक लिया जाएगा, वैद्युत धारा की दिशा वाला इसका क्षैतिज घटक a cos थीटा लिया जाएगा। तो यहां पर भेजेंगे तो प्यारे बच्चों i बराबर क्या बनेगा, देखो a cos थीटा इधर भेज दीजिए, तो j इंटू का a cos थीटा। तो हम ये भी कह सकते हैं i बराबर j डॉट a, और वेक्टर लगा दीजिए। क्या ये चीज आप सीखे हो? क्या ये चीजें आपको बताई गई हैं बच्चों? i बराबर j a cos थीटा, तो इसे i बराबर, अच्छा देखो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लिख रहा हूं तो अच्छे से लिख पाएंगे। ये क्या i बराबर फिर होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, ऐसे लिखा हुआ, मान लो w बराबर, या फिर कह लो a वेक्टर a डॉट b बराबर क्या होता था, a b cos थीटा। क्या यही होता था, है ना, पढ़े हो ना सदिश और अदिश में 11th में।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो आई बराबर जे डॉट ए कॉस थीटा लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो यही तो होगा ए डॉट बी, मतलब वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। इसीलिए प्यारे बच्चों दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल है तो वो जो भौतिक राशि बनती है जिसका मान ये होता है वो अदिश राशि होती है, इसीलिए वैद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। जबकि धारा घनत्व तो सदिश राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश भी सदिश राशि, धारा घनत्व भी सदिश राशि, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश भौतिक राशि होती है, ये याद रखें। तो ये सूत्र भी हो जाता है, ये वाला भी याद रखिएगा धारा घनत्व का। तो ये था धारा घनत्व का कॉन्सेप्ट, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कुछ पीडीएफ मैंने बनवा रखी है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। वैद्युत चालन आप सभी को लिखा हुआ मिल रहा है। इससे पहले वैद्युत चालन को हम समझाएं उससे पहले आप सभी को बता दें कि ये मान लो कोई चालक है, ये मान लो कोई चालक है बच्चों, इसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगी। अब वैद्युत धारा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैद्युत धारा कब प्रवाहित होती है सबको पता है। मैंने क्या बताया, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तो आवेश दौड़ेंगे। आवेश वाहक कौन होंगे, आवेश वाहक कौन होंगे, आवेश वाहक कौन होंगे, तो प्यारे बच्चों धनायन होंगे या ऋणायन होंगे, धनायन होंगे या क्या होंगे, या ऋणायन होंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा या दोनों होंगे, धनायन या ऋणायन। चालक में उपस्थित जो ऋणावेश होता है ना, वो चालक जो बैटरी लगाई गई है, जो विभवांतर लगाया गया है, उसके धन प्लेट की ओर दौड़ने लगते हैं, तो इससे वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी उसकी विपरीत दिशा में। या कह लो जो धनावेश है ना, जो धनावेश है चालक का, वो ऋण प्लेट की ओर दौड़ने लगा तो वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। तो ये धनायन और ऋणायन इन्हीं आवेश वाहक, आवेश वाहक का मतलब क्या हुआ बच्चों, आवेश वाहक का मतलब हुआ आवेश को ले जाने वाला, आवेश को दौड़ाने वाला, आवेश को ले जाने वाला, आवेश को ले जाने वाला, ठीक है, आवेश को ले जाने वाला, ठीक है। आप रथ पे बैठ रहे हो, रथ को जो चला रहा है वो है रथ को हाँकने वाला, आपका वाहक हो गया। तो प्यारे बच्चों आवेश को ले जाने वाला आवेश वाहक वो धनायन हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो वैद्युत चालन किस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, कि पहले चालक में जो उपस्थित होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, सर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा। तो प्यारे बच्चों जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मान लो कोई भी धातु है, कोई भी पदार्थ है, आप मतलब इतने 112 116 पदार्थ से ज्यादा की खोज जो भी हो चुकी है वर्तमान में, तो हम लोग जानते हैं कि भाई नाभिक के चारों ओर बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की श्रेणी में आते हैं। जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 16 ऐसे करके जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों हर एक परमाणु के होंगे, और हर एक परमाणु मतलब बहुत सारी संख्या में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब वो क्या विभवांतर लगाते ही वो दौड़ने लगते हैं, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा सर, क्या पहले चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ रहे होते, दौड़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी गति भी इतनी तेज नहीं होती है और वो यादृच्छिक गति कर रहे होते, वो एक निश्चित दिशा में नहीं दौड़ रहे होते। मान लो इस चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से दौड़ते हैं, इधर चले, इधर लड़े किसी परमाणु से धड़ाम, एक इलेक्ट्रॉन गया दूसरे परमाणु से टकराया धड़ाम, इधर गया धड़ूम धड़ाम धड़ूम धड़ूम, ऐसे गति किया करते हैं। इस गति को कहते हैं प्यारे बच्चों यादृच्छिक गति कहते हैं। क्या गति कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। किसकी ये गति है, तो प्यारे बच्चों इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। सर ने अभी बताया, आनंद सर ने आपको बताया कि ये कोई चालक है, चालक में सर क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हाँ है, पहले से उपस्थित है, लेकिन ये धातुओं में होते, परावैद्युत पदार्थों में नहीं होते, चालक में नहीं होते, चालकों में होते हैं, कंडक्टर धातुओं में होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या पहले से गति कर नहीं रहे, कर रहे हैं, लेकिन निश्चित दिशा में नहीं है, इधर उधर अपनी जगह पे कंपन भी कर रहे हैं, किसी से टकरा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। वो ऐसी गति को हम यादृच्छिक गति करते हैं। लेकिन जब विभवांतर लगा दिया जाता है तो एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे धारा प्रवाहित होने लगती है। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वैद्युत चालन क्या है, और बहुत सारी डिफिनेशन को मैंने लिख रखा है, बस आपको समझाना है, जिससे आसान भी हो जाएगा। और क्योंकि लिखना बहुत पड़ता है प्यारे बच्चों, मैंने हमेशा से उस जगह पे पीडीएफ को यूज किया है जहां पर बहुत ज्यादा लिखना है। हालांकि डेरिवेशन में भी बहुत ज्यादा लिखना होता है, तो वो तो कैलकुलेशन तो लिखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें हिंदी भी पोर्शन बहुत लिखना होता है। बट वो डेरिवेशन के साथ मैं लिखता हूं, वो मैं डेरिवेशन के साथ स्वयं लिखता हूं, क्योंकि वो डेरिवेशन है, वहां पे मैं पीडीएफ का यूज करने ही वाला नहीं हूं कभी भी। लेकिन ये ऐसी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा निकलने वाला है, ये लिखने के लिए नहीं आएगा कि वैद्युत चालन किसे कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड पॉइंट बन सकते हैं, ये चीज याद रखें। अब ये देखिए यहां पर इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, लिखा हुआ है, मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। आवेशित कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, वैद्युत चालन कहते हैं। अगर डिफिनेशन आ भी जाए तो बहुत अच्छा है, लिख भी सकते हैं, आसान है कि आवेशित कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के स्थानांतरण को कहते हैं वैद्युत चालन कहते हैं। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश दौड़ रहा है, ए से गया बी की ओर। अगर आवेश प्यारे बच्चों क्यों गया तो इसे क्या कहेंगे, आवेश का स्थानांतरण अर्थात वैद्युत चालन हुआ। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत चालन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये गतिमान आवेशित कण आवेश वाहक कहलाते हैं।
ठीक है, गतिमान आवेशित कण। तो आवेश को ले जाने वाला कौन है? धनायन हो सकता है, ऋणायन हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो वो क्या है? आवेश वाहक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवेश वाहक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या ये चीज? तबीयत कुछ कम अच्छी लग रही है, क्या ये चीज आप याद रखेंगे? दूसरा, द्रवों में वैद्युत चालन धनायनों, ऋणायनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। द्रवों में वैद्युत चालन धनायनों, आप बहुत ध्यान समझिएगा कि द्रवों में कैसे चालन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बढ़िया हाथ वाथ का सिंबल बना के लिखा गया है कि द्रवों में वैद्युत चालन धनायनों, ऋणायनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है तथा यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। कई बार यह प्रश्न बन सकता है कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? तो द्रवों में वैद्युत चालन की प्रक्रिया को, द्रवों में वैद्युत चालन की प्रक्रिया को, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस तीन हमारे पास क्या है? पदार्थ की मुख्य अवस्था है, हालांकि 5 मानी जाती हैं, लेकिन मुख्य अवस्था है 3 ही स्वीकृत है। तो वैद्युत अपघटन कहलाती है द्रवों में वैद्युत चालन। दूसरा प्यारे बच्चों, गैसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों तथा धनायनों के द्वारा होता है। इसे वैद्युत विसर्जन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैद्युत विसर्जन कहते हैं। गैसों में वैद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है, आवेश वाहक जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत विसर्जन कहते हैं। अच्छा, और ठोसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठोसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और ठोसों के वैद्युत आवेश वाहक, आवेश के चलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वैद्युत चालन कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, कहेंगे कि सर द्रवों और गैसों में लिखा हुआ है, ठोस में नहीं लिखा। अरे भाई, मेन हेडिंग ठोस वाली ही है, वैद्युत चालन कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा? क्लियर? अच्छा, आप लोग के कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से जो नोट करते हैं, मैं जो बोलता हूं ना उसको भी बड़ा पॉइंट वाइज से लिखते हैं, है ना। मैं नाम नहीं ले सकता, बट उन कई बच्चों का पर्सनल मैसेज आया तो मैंने उस पर देखा कि बहुत अच्छा प्रयास है वो, कि जो बताया जाता है उसको बाकायदा पॉइंट ऑफ, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर का उन्होंने पूरा बढ़िया नोट्स बना रखा है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरे लिए मेहनत ना करिए, लेकिन खुद के लिए जरूर करिए। ठीक है, खुद के लिए मेहनत करिए, क्योंकि सबसे पहले स्वार्थ आता है और स्वार्थ में आप अपना हित चाहिए। मेरा भी स्वार्थ आपके साथ छिपा हुआ है। मैं भी लालची हूं, मैं भी फेमस होना चाहता हूं, मैं भी हर बच्चों के दिलों में राज करना चाहता हूं, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। कितना बेहतर कंटेंट बनाऊं कि हाँ कहा जाए कि अभी तो आप लोग कहते ही हो, और ये आप सभी का इसने ही है, द किंग ऑफ फिजिक्स है, ऑफ टारगेट बोर्ड फैकल्टी। तो ये सब प्यारे बच्चों क्यों? ये सब मान पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए मेरा भी दिल तरसता है। मैं भी बेताब रहता हूं कि इस उम्र में मैं अगर बहुत पब्लिकली ग्रोथ करूं तो मेरी ये उपलब्धि होगी। इंसान पैसों से अमीर नहीं होता। इंसान जितने बच्चों के दिलों में, मतलब जिन लोगों के दिलों में जब वो राज करता है, उससे अमीर बनता है। ठीक है, पैर और हाथ में समझते ये, पैर जो है वो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, हाथ ऊपर हवा में लहराते रहते हैं। तो हाथों ने एक बार पैरों से पूछा कि तुझे सब लोग चरण स्पर्श करके जाते हैं, तुम्हारे आगे सब लोग झुक के जाते हैं, और मेरे आगे कोई नहीं मुझसे नमस्कार करता है, मेरे आगे कोई नहीं झुकता है। तो पैरों ने हाथों को जवाब दिया। पैरों ने कहा कि जो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं ना, लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं, हवा में लहराने से कुछ नहीं होता। तो बच्चों यही आदत है ना। तो आपको जमीन से तो जुड़े रहना है ना। कभी कितना भी पैसा है, कभी कितना भी अमीर बन जाओ, कभी घमंड नहीं करना, ईगो नहीं लाना, एटीट्यूड नहीं लाना। इन सबको बाहर फेंक दो, अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक दो। देखा होगा मैं भी कभी भी इन सब बातों को हमेशा इग्नोर करता हूँ। कौन क्या कह रहा है मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है पढ़ाना, और मेरा काम है ईमानदारी से आपके लिए सेवा करना। ठीक है, और आपका भी यही कर्तव्य बनता है कि हर एक सब्जेक्ट टीचर की बताई गई बात को बस अध्ययन करना विद्यार्थी जीवन है। अनावश्यक बातों पर ध्यान ही नहीं देना है, ईमानदारी पूर्वक बस काम करना है। आपको पता है दुनिया स्वार्थी हो चली है। ठीक है, हर कोई अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, लेकिन स्वार्थ के अलग अलग पर्पस है। कोई बहुत ज़्यादा लालची हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं काम नहीं करना चाहता, आलसी हो गया है। तो वो व्यक्ति क्या है, उनके बस काम होते हैं कि ये कहना वो कहना। आपके समाज के बीच में ही बहुत सारे लोग होंगे, आपको भड़काने आएंगे, आपको ये कहने आएंगे, और आप भड़क जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से समझदार हो तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करिए। आपको बस अपना काम करना है। आपके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं देनी है। आपके बगल वाले चाचा जी, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं देनी है। आपको खुद समझना है। और अगर कहीं किसी कारणवश आप रास्ता भटक रहे हो तो फिर वो मिस्टेक हो जाए, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया एक्शन फिर आप ही उसका परिणाम भोगोगे। उसके लिए दूसरा कोई ईश्वर भी आपको नहीं कहने आएगा कि मैंने कुछ कहा था। आप ही गलती वो किए थे, और दुनिया हमेशा के लिए फिर वो आपकी गलती बन जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत चालन के बाद यादृच्छिक गति, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, यादृच्छिक गति जिसकी मैंने अभी आप सभी से चर्चा की थी, क्या है? धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अणुओं, परमाणुओं तथा धनायनों के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। मैंने कहा ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो अणुओं, परमाणुओं तथा धनायनों के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का इन कणों से टकराने के कारण इनकी गति तथा दिशा लगातार बदलती रहती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यह गति यादृच्छिक गति कहलाती है। अब अभी इसको मैंने अभी समझाया,
और इतनी सरल भाषा में मैंने लिख भी रखा है आपको। क्या ये चीज मैंने बताई कि ये इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये गया इधर किसी परमाणु से टकराया तो इसकी गति भी बदली, दिशा भी बदली, इधर चला आया लड़ा धड़ाम, इधर भी किसी इलेक्ट्रॉन से आया टकराया लड़ा धड़ाम ऊपर चला गया, इधर टकराया लड़ा धड़ाम इधर चला गया, ऊपर टकराया लड़ा धड़ाम। दिशा और गति लगातार बदलती रहती है। इस गति को क्या कहते हैं? तो यादृच्छिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यादृच्छिक गति कहते हैं। यादृच्छिक गति कहते हैं। लगातार गति और दिशा बदल रही है, निश्चित दिशा में नहीं है, ठीक है, निश्चित दिशा में नहीं है। माध्य मुक्त पथ क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है। दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को, अर्थात यहां पर देखेंगे तो दो क्रमागत टक्करों के बीच, कोई एक टक्कर यहां एक टक्कर यहां, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों क्रमागत टक्करों के बीच दो टक्करें हुई क्रमागत, इनके बीच की चली गई औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो माध्य मुक्त पथ कहते हैं। याद रखें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, याद रहेगा। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 10⁻⁹ मीटर, इसका मान 10⁻⁹ मीटर कोटि का होता है। जब छोटी वैल्यू होती है उन्हें आगे कोटि मान के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए लगा होता है मीटर कोटि का होता है, बहुत छोटे मान है, ठीक है। इनमें हमेशा कोटि शब्द जो लिख करके आगे बोला जाता है कि 10⁻⁹ मीटर कोटि का होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बात समझ गए। ये होता है माध्य मुक्त पथ। अब आगे आता है श्रांति काल। ये श्रांति काल क्या होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूर लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। बात वही, चली गई जो दूरी है ना, या कह लो माध्य मुक्त पथ को तय करने में लगे औसत समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। दोनों बातें सत्य है। ये भी कह सकते हो कि माध्य मुक्त पथ को तय करने में लगे समय को श्रांति काल कहते हैं, सही है डेफिनेशन। या फिर वही चीज जो आप लोग किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे उस समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्यारे बच्चों प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सा सिंबल है? तो टाउ है, ठीक है। टाउ नहीं, आपके ताऊ जी नहीं, टाउ है। इसका मान लगभग 10⁻⁻14 सेकंड कोटि का होता है, 10⁻⁻14 सेकंड कोटि का होता है। ये हो गया श्रांति काल। आगे प्यारे बच्चों, अब आगे आया है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको आगे समझ में आएगा कि ये प्यारे बच्चों कोई चालक है, ये चालक है, और इनके भीतर जो इलेक्ट्रॉन अभी मुक्त इधर उधर यादृच्छिक गति कर रहे थे, अब उनके सिरों के बीच जब हम कोई बैटरी जोड़ देंगे, या कह लो सेल जोड़ देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यादृच्छिक गति कर रहे थे वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे, v वेलोसिटी से, नियत वेग से, जिस वेग से गति करने लगेंगे बैटरी की ओर, उस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। लेकिन ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, चित्र बना के पूरा डेरिवेशन है, इसका पूरा वैल्यू निकालना है, व्यंजक प्राप्त करना है, तो इसकी चर्चा प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा पढ़ें मगर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। कल के वीडियो लेक्चर में हो सकता है लेंथी हो, मतलब कल का मतलब यह है जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वो लेंथी हो सकता है। अनुगमन वेग से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सभी ने जो जो चीज सीखी वो आपको समझ में आ गई होंगी, वो चाहे श्रांति काल हो, माध्य मुक्त पथ हो, ठीक है, यादृच्छिक गति हो, वैद्युत चालन मैंने समझाया आपको, और क्या बताया, धारा घनत्व के बारे में थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट था वो भी बताया आपको, और वैद्युत धारा के बारे में पूरी चीजें क्लियर की, ठीक। कल क्या पढ़ाया गया था उसका रिवीजन हुआ। तो ये सारी चीजें प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गई होंगी, और आज की क्लास भी बहुत बेहतरीन रही। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे ही जोश, ऊर्जा और जुनून के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें।